प्रवरानगरला जातोय, राजनाथ सिंग बोलतायत। संसद के अंदर बराबर जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं की आवाज उठाने का काम यदि कोई करता है तो आपके सुजय राधा कृष्ण विखे पाटिल, जिलाध्यक्ष विठल राव लंघे, दिलीप भाल सिंह, श्री अभय आगरकर और यहां समस्त साहित्यकार जो मौजूद हैं जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है, और इस साहित्य जगत से जुड़े हुए अन्य सभी सम्मानित साहित्यकार, अन्य सभी यहां पर मौजूद हमारे पत्रकार मित्रों और मेरे परिवार के सेतकरी बहनों एवं भाइयों, सचमुच आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि कार्यक्रम का यह स्वरूप मुझे देखने को मिलेगा, और जो उमंग और उत्साह इस कार्यक्रम में आप लोगों के अंदर देख रहा हूं, तो अपनी बात की शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। महाराठी तो मैं बोल नहीं सकता हूं, थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूं, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को तुम्हा सर्व बंधु भगनीना माझा नमस्कार। बहनों भाइयों, यह संत तुकाराम की धरती है, संत एकनाथ की धरती है, संत ज्ञानेश्वर की धरती है, ज्योतिबा फुले की धरती है, सावित्रीबाई फुले की धरती है और संभाजी महाराज की यह धरती है। छत्रपति महाराज जी शिवाजी को महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, संभाजी महाराज को महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, बल्कि जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया था सभी के लिए समान आदर हिंदुस्तान के कोने कोने में देखने को मिलता है। और आज जिस कार्यक्रम के लिए मैं यहां पर आया हूं, श्रीमान विठल राव विखे पाटिल जी की 123वीं जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, जिसमें हमारे प्रमुख साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे जी पाटिल और आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं यहां पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का भी मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। साहित्य और कला के क्षेत्र में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। अब बिरले ही कुछ स्थान है जहां पर कि साहित्यकारों का, लेखकों का, कलाकारों का सम्मान किया जाता है, लेकिन जिस परंपरा की शुरुआत डॉक्टर राधाकृष्ण जी विखे पाटिल और डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने प्रारंभ की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों कम है। और उसी क्रम में कृषि सहकारिता से जुड़े संगठन द्वारा आपको जो यह पुरस्कार दिया गया है, यह निश्चित रूप से आपके लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का यह कार्य कर रहा है। मुझे यह बताया गया है कि अतीत में जिन लोगों को पद्मश्री विठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार यह दिया गया है, उनमें से कई लोगों ने आगे चलकर साहित्य अकादमी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले साहित्य पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप जो चयन करते हैं वह योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और उनके योगदान के आधार पर ऐसे साहित्यकारों का चयन करते हैं और इस कार्यक्रम में आप उन्हें पुरस्कृत करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इस सृजन भूमि पर आप सभी साहित्य प्रेमियों का सम्मान निश्चित रूप से यह भारत की महान साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाला यह काम है। मैं पुरस्कार प्रदान करने वाले कृषि सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन पुरस्कारों के माध्यम से आप न सिर्फ समाज में साहित्य और कला के प्रति रुचि जगाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके माध्यम से श्री विठल राव पाटिल जी की महान परंपरा को आप सभी मिलकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, विठल राव जी पाटिल ने
अपना पूरा जीवन भारत में कृषि औद्योगिक क्षेत्र तथा सहकारिता के उत्थान में लगा दिया, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। आज कोऑपरेटिव सेक्टर में जो समृद्धि दिखाई दे रही है, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए मैं कह सकता हूं, जो कि सहकारिता क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा देने वाले पुरुष थे, उसमें हमारे पद्मश्री विठल राव जी बीखे पाटिल का बहुत बड़ा योगदान है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी किया है उससे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के लोगों ने भी सीखा है। क्योंकि आज का यह सम्मान समारोह भी कृषि सहकारिता क्षेत्र से संबंधित समाज के समृद्ध लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है, इसलिए मैं भी आपसे सहकारिता क्षेत्र तथा कोऑपरेटिव्स के बारे में ही कुछ विचार पहले मैं साझा करूंगा, उसके बाद मैं अन्य विषयों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। मेरे बहनों भाइयों, विठल राव जी विखे पाटिल के जीवन पर जब हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि उनका पूरा जीवन भारत की उस परंपरा के अनुकूल है जिसमें हम यह मानते हैं कि भगवान कुछ लोगों को इस धरती पर विशेष काम करने के लिए भेजते हैं। आप यदि अवतारों की श्रृंखला यदि देखें तो 2 तरीके के अवतार आपको इस धरती पर देखने को मिलेंगे। एक होते हैं पूर्ण अवतार, जिनमें हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतारों को रखते हैं, और इन्हें पूर्ण अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग सभी कलाओं के स्वामी तो रहे ही हैं, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पूरी दुनिया पर न केवल उस समय रहा बल्कि आज भी उसी तरह वह कायम है। दूसरे होते हैं अंशावतार, एक पूर्ण अवतार होते हैं, दूसरे होते हैं अंशावतार। वह वैसे लोग होते हैं जो साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं, लेकिन एक मानव के रूप में कई सारी सीमाओं के बावजूद राष्ट्र और समाज के निर्माण पर अपना बहुत गहरा प्रभाव वह छोड़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हमने महात्मा गांधी को देखा, किस तरीके से उन्होंने देश में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। प्रवरा नगरमध्ये हा कार्यक्रम सुरू आहे। दुसरीकडे मुंबईत राजकीय घडामोडींना वेग आलेला आहे। मुंबईमध्ये आज आणि उद्या इंडिया आघाडीची बैठक होतीये। या बैठकीला 28 राजकीय पक्षांचे एकूण 63 प्रतिनिधी हजर राहणार आहेत। यामध्ये 11 मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे। या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक दिग्गज नेते मुंबईत दाखल झालेले आहेत। मुंबईतील ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये ही बैठक पार पडती आहे। या बैठकीकरता राहुल गांधी, सोनिया गांधी काही वेळेपूर्वीच हॉटेलमध्ये दाखल झालेले आहेत। राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींच्या स्वागताकरता काँग्रेसचे सगळे दिग्गज नेते विमानतळावर हजर होते। इंडियाच्या बैठकीकरता राहुल गांधी दाखल झालेत, त्यामुळे कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष करण्यात आला। जोरदार ढोलताशांचं वादन करण्यात आलं। काही वेळामध्ये राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेणार आहेत अशी सुद्धा माहिती मिळते। आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे आपल्या सोबत आहेत। प्रणाली, मुंबईमध्ये राजकीय घडामोडी आज आणि उद्या वेगवान स्वरूपात होतील, कारण इंडियाची बैठक आहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी हॉटेलमध्ये पोहोचले तसं कळतंय आणि राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेणार आहेत अशी ही माहिती आहे। काय अपडेट? आज सकाळीच या संदर्भातली अपडेट आलेली होती की राहुल गांधी हे पत्रकार परिषद घेणार आहेत। सुरुवातीला ती पत्रकार परिषद काँग्रेस भवन जे प्रादेशिक कार्यालय आहे टिळक भवन तिथं होणार होती, परंतु त्यानंतर मात्र निर्णय घेण्यात आला की ती बैठक याच ठिकाणी ग्रँड हयातच्या मात्र बाहेरच्या बाजूला ती घेण्यात येईल, जिथे सध्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली होती पोलिसांसाठी। त्या ठिकाणी आता ही पत्रकार परिषद होणार आहे। अदानी समूहाच्या संदर्भामध्ये आज जी काही बातम्या बाहेर आल्या त्याच्या संदर्भात ही पत्रकार परिषद असल्याची माहिती जी आहे ती तुर्तास मिळते आहे। परंतु एकूणच ही जी बैठक मुंबईमध्ये होऊ घातलेली आहे त्या दृष्टीने सुद्धा स्वाभाविकरित्या काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न या पत्रकार परिषदेमध्ये विचारले जातील आणि त्याची उत्तरं सुद्धा मिळण्याची अपेक्षा आहे। आता साधारण एक 15 ते 20 मिनिटांपूर्वी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे पोहोचलेले आहेत। त्यांच्या पाठोपाठ मल्लिकार्जुन खरगे हे सुद्धा पोहोचलेले आहेत। आता केवळ नितीश कुमार यांचं आगमन शिल्लक राहिलेलं, बाकी सगळ्या महत्त्वपूर्ण नेत्यांचं आगमन झालेलंच आहे। काही नेत्यांनी म्हणजे ममता बॅनर्जी सारखे जे काही नेते आहेत त्यांची ते कालच पोहोचलेले होते, परंतु बाकी मात्र नेते जे आहेत ते बरेचसे नेते आज पोहोचलेले आहेत। त्यामुळे आपल्याला बघावं लागेल की
आज जेव्हा ही अनौपचारिक बैठक आज संध्याकाळी पार पडणार आहे आणि प्रत्यक्ष बैठक मात्र उद्या होणार आहे, त्यामुळे राहिलेले एखाद दुसरे नेते हे कदाचित उद्या सुद्धा येऊ शकतील, कारण आज जी काही चर्चा होणार आहे ती अनौपचारिक स्वरूपाची चर्चा होणार आहे असं कळतं आहे आणि उद्या मुख्य बैठक जी आहे तिचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तर त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या बैठकीमध्ये निर्णय होणं अपेक्षित आहे, त्यामुळे सगळ्यांच्या नजरा फक्त महाराष्ट्राच्याच नाही तर संपूर्ण देशाच्या नजरा या बैठकीकडे लागलेल्या आहेत। इंडिया नावाचा भाजपच्या विरोधी एक जो आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे ज्याच्यामध्ये 28 पक्ष सहभागी झालेले आहेत, त्या पक्षांनी एकत्रित येऊन ही बैठक आयोजित केलेली आहे। यापूर्वी 2 बैठका झालेल्या होत्या, आता ही तिसरी महत्त्वपूर्ण बैठक आहे ज्या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे, कारण लोकसभा निवडणूक जशी जशी जवळ येते आहे त्याची वातावरण निर्मिती जशी जशी होत आहे तसे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे या इंडियाच्या बैठकीमध्ये सुद्धा घेतले जात आहेत। उदाहरणार्थ की राष्ट्रीय पातळीवर समान कार्यक्रम सगळ्या पक्षांचा, कारण विविध विचारसरणीचे पक्ष आहेत, राज्याच्या पातळीवर अनेक पक्षांच्या भूमिका या एकमेकांच्या काही विरोधात सुद्धा आहे, त्यामुळे अशा वेळेला या सगळ्यांची एकच भूमिका राहावी, एखादा मुद्दा जो आहे तो राष्ट्रीय पातळीवर घेतला जावा, या सगळ्या गोष्टींसाठी विविध समित्यांचं गठन केलं जाणार आहे आणि त्यांचंच नियोजन हे उद्याच्या बैठकीमध्ये केलं जाणार आहे। नक्की आभार, आपण सविस्तरपणे याची माहिती दिली त्याबद्दल प्रणाली। पुढे जाऊया, इंडिया आघाडीच्या बैठकीमध्ये समन्वयासाठी महाराष्ट्रातील 2 बड्या नेत्यांची नावं आहेत। उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची नावं आघाडीवर आहेत। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याही नावाची चर्चा होती पण ती थोडी मागे पडलेली आहे। उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला इंडियामधील महाराष्ट्र काँग्रेस, ममता बनर्जी, नितीश कुमार हे आग्रही आहेत असं सूत्रांकडून कळत आहे। आज शाम को बैठक की शुरुआत होगी, कल तक चलेगी और देश के सामने एक बहुत बड़ा एक एक्शन प्लान लेकर हम जाएंगे। राहुल गांधी इस देश के एक निर्विवाद अनडिस्प्यूटेड नेता है, लोगों ने उनको अपना नेता माना है और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा ये सबसे महत्त्वपूर्ण उनका पडाव रहा। इंडिया मीटची तयारी आता पूर्ण झालेली आहे। जे काही डेलिगेट्स आहेत त्यांचं येणं सुरू झालेलं आहे। जवळपास 28 पक्षाचे सर्व प्रमुख डेलिगेट्स यांचं आता आगमन आज दिवसभरात संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व जवळपास मुंबईमध्ये दाखल होतील आणि संध्याकाळी 6ला एक अनौपचारिक चर्चा ही अंतर्गत होईल। त्या चर्चेमध्ये उद्याच्या अजेंड्याचं डिटेलवर पुन्हा त्याच्यावर एकंदरच तयारीची चर्चा उद्याच्या आजच्या बैठकीत होईल आणि उद्या सकाळी मात्र 10:30 वाजल्यापासून बैठकीला प्रारंभ होईल। मुंबईमध्ये होत असलेल्या इंडियाच्या बैठकीवर महायुतीच्या नेत्यांनी सडकून टीका केली। केवळ स्वार्थाकरता एकत्र आलेल्या लोकांना जनतेचा पाठिंबा मिळणार नाही असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे म्हणाले। जनताच इंडियाच्या नेत्यांना निवडणुकीत जागा दाखवेल असा टोला त्यांनी लगावला। तर जनतेला स्थिर सरकार हवं असल्यानं ते भाजपच्याच पाठीशी उभे राहतील असा ठाम विश्वास मंत्री केसरकर यांनी व्यक्त केला। याची बारूद केव्हाच निघाली आहे, फुस्सी बॉम्ब आहे, त्याला फुसकट बॉम्ब म्हणतो आपण, बॉम्ब म्हणतो। त्यामुळे हा बॉम्ब जो आहे हा काही कामाचा नाही आहे आणि त्यांचं एकमत होत नाही आहे। अनेक नेते दुरावलेले आहेत, ते जरी आज एकत्र आले त्याची तोंडं अलग अलग आहेत, चेहऱ्यावर काही त्यांचा जो दिसतो आहे चेहऱ्यावरचा उत्साह पूर्ण गेला आहे, केवळ दाखवण्याकरता दाखवत आहेत, काहीतरी देशामध्ये दिसलं पाहिजे म्हणून युती करतायत। विरोधी पक्ष नेता बनण्याकरता सुद्धा जागा मिळणार नाही आहे। ज्यांचं नाव सर्वेमध्ये पंतप्रधानाकरता येतात, काल मला दिसलं उद्धवजींना काही पंतप्रधानाचे डोहाळे लागले आहे। कुठल्या लोकसभेत निवडून येणार आहे? लोकसभा कुठली लढणार आहे? कुठल्या लोकसभेतून निवडून येणार आहे? लोकसभात लढाचा निर्णय झाला नाही तर प्रधानमंत्र्याकरता आपले मार्ग दाखवून दिले आणि पर्सेंटेज जास्त आहे आणि त्यामुळे हे तर उलटं ठिणगी पडणार आहे, एकमत होणार नाही आहे। बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर जो एअर स्ट्राईक केला आपल्या वीर सैनिकांनी, त्याचे पुरावे मागणारी ही मंडळी 28 पक्षामध्ये आहे। उद्धवजी, तुम्ही तर त्याही वेळेला शंका घेतली होती
तुम्ही इंडिया नाव वापरण्याच्या लायकीचे हे 28 पक्ष आहात का याचं स्पष्टीकरण द्या. या सगळ्या सविस्तर बातम्यांसह बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय. बुलेटिनमधून जाता जाता एक नजर टाकणार आहोत आजच्या तापमानावर.